आइए बच्चों, आपको मिलाते हैं हमारे प्यारे छात्र रविंदर से। ये एक ऐसा बच्चा है जो कई बार मुझसे बात किया करता था। इसकी तैयारी के सफर में कई बार मेरी इससे बातें हुई, पर्सनल लेवल पे मुलाकात हुई, और जिंदगी ने इसके रास्ते में सिर्फ कांटे ही नहीं बोए, आप ये समझ लीजिए ऐसे जख्म दिए हैं कि जिसको आप सुनेंगे तो रो देंगे। और एक आम व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति तो शायद उन राहों पर चल ही नहीं पाता जिन राहों पर चलकर रविंदर ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। एक ऐसा बच्चा जिसने जिंदगी में अपने शरीर का एक अंग तक खो दिया, उसके बाद भी वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। ऐसे बच्चों को हम बहुत बड़े लेवल पर हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे अपनी बातों को रखें और आप सब सुने, ताकि जीवन में जब जब आपके ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी कम हो रही है, वो आपकी वापस लौट सके। तो पूरा इंटरव्यू आज रविंदर का रहेगा। आप जानिए रविंदर से एक एक चीज के बारे में। और सबसे पहले हम अपनी संस्था का जो सम्मान है वो रविंदर को देना चाहते हैं। उसके बाद मैम आपके साथ इंटरव्यू शुरू करेंगी। रविंदर, ये हमारा एक छोटा सा, हम गोल्ड मेडल बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे वास्तविकता में ये गोल्ड का नहीं है, लेकिन ये ओशियन का एक ऐसा है कि जो प्रतिभा है ओशियन की वो निखरे और आगे बढ़े जीवन में। भगवान से यही दुआ है कि ये बच्चा अभी जीवन में और बहुत आगे बढ़े, और हमारी तरफ से ये प्यारा सा सम्मान संस्था की तरफ से इस बच्चे को, भगवान इसको जिंदगी में बहुत सारी तरक्की दे। और अब आप इससे जानिए इसकी कहानी जो आपके शायद बहुत काम आने वाली है। मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। ये लाइन मेरी नहीं, ये किसी और की लाइन है। ये लाइन यूज तो बहुत लोगों ने की होगी, पर आज उसका जीता जागता उदाहरण कि जिसने हार नहीं मानी, जीवन में आई हुई परिस्थितियों से, किस्मत से, जो लोग आप बोलते हैं ना मेरा भाग्य खराब, भाग्य नहीं दुर्भाग्य, उनसे भी हार ना मानकर आज सुबह सुबह एक इंसान ने मेरे पूरे दिन का शेड्यूल चेंज कर दिया। जैसे ही मैं गुरुकुल में आई और मैंने देखा कि गुरुकुल के प्रांगण में लगे ब्लैक बोर्ड पर एक थॉट लिखी थी, ये वाली जो मैंने कहा आपको, मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। ये थॉट तो डेली लिखी जाती थी, पर ये आज उस इंसान ने लिखी है जिसने पूर्णतः इस लाइन को अपने जीवन में अपनाया है। तो आज मैं आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाना चाहूंगी, और जिन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी, इतनी कड़वी से कड़वी, कठिन से कठिन समस्याओं के बावजूद भी वो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मुझे मजबूर कर दिया कि आज उनकी जो जर्नी है, उनकी जो लाइफ है, उसको मैं आप सबके साथ बांटूं। वो मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम कर गए, तो सोचिए आपके लिए क्या होंगे। उस शख्सियत का नाम है रविंद्र पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जो हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और अभी लास्ट 3 साल से राज्य सरकार में मंडी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भी हैं। दूसरा, रविंद्र ने अभी 2018 में जो सीजीएल हुआ वो भी एग्जाम दिया और उसमें भी वो ऑडिटर की पोस्ट पर नियुक्त हुआ। अब आप सोचेंगे मैम इसमें क्या खास बात है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं, कोई राज्य सरकार में भी है, केंद्र सरकार में भी है, सीजीएल में ऑडिटर पोस्ट में है, ये भी क्या खास बात है। बिल्कुल बेटा, ये खास बात नहीं है कि वो किस पोस्ट पे है, बात उसके जज्बे की मैं कर रही हूँ कि 2018 का जब वो सीजीएल का एग्जाम दे रहा था, मैं तो बहुत अच्छे से जर्नी जानती हूँ, पर उस समय पर उसके साथ ऐसा हादसा हुआ, उस हादसे में प्री देते ही उसका मेंस डिस्क्रिप्टिव था, उस दौरान उसने अपना हाथ गंवा दिया। आप समझते हैं एक हाथ की कीमत। एक सेकंड के लिए अगर मैं सोच लूं कि मेरा हाथ नहीं है तो रूह कांप जाती है, सोच भी नहीं सकती कि आगे अब जिंदगी में बिना हाथ के मैं कुछ करूं। कोई नहीं, कोई कर नहीं सकता, करते हैं बहुत लोग, पर वही कर पाते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है। तो बात मैं रविंद्र के उस जज्बे की कर रही हूं, जो उसने 2018 में उस पोस्ट को लेते हुए प्री देने के बाद, उसके साथ ये घटना हो जाना, उसके बाद भी मेंस को फेस करना और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव को फेस करना और उसके बाद ऑडिटर की पोस्ट लेना, बात मैं इसकी कर रही हूँ। आइए तो फिर रविंद्र से ही जानते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा। या फैमिली बैकग्राउंड मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको भी बताना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत बड़े ऐसी फैमिली से आता है कि चलो भाई और चीज़ें सब अच्छी थी, अब ये हो गई दुर्घटना, कोई बात नहीं। तो मैं रविंद्र से पूछना चाहूँगी कि फैमिली बैकग्राउंड, रविंद्र कौन कौन आपकी फैमिली में है? जैसा कि मैम ने कहा कि मैं अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हूँगा, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं धार जिला है, वहाँ कुक्षी तहसील है। उस तहसील में नर्मदा नदी के किनारे एक मेरा छोटा सा गांव है। पापा की खेती है, फार्मर है ऑब्वियसली, मदर हाउसवाइफ है,
एक सिस्टर है, एक ब्रदर हुआ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, वो भी एक्सपायर हो गया था। अब फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर ही थे। जो भी किया है पापा ने किया है, उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमें इंदौर पहुंचाया। पैसे की वहाँ घर पे दिक्कत हो जाती थी, लेकिन वो हमें कभी कमी नहीं होने देते थे। जो भी लगता था टाइम पे अवेलेबल हमें करवा देते थे। और जैसे कि खेती करते हैं तो खेती एक प्रकार से जुआ कह सकते हैं मैम आप। कभी क्लाइमेट साथ दे दे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर बट लेकिन पापा ने ऐसा कभी फील नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा ध्यान दिया। तो हमें लगता है रविंद्र से पहले तो मोटिवेशन का स्रोत इनके पेरेंट्स हैं हमारे लिए। इतनी नॉर्मल फैमिली के होने के बावजूद पैसे की कमी है, फिर भी जैसे अभी बताया उसने कि उन्हें पैसे की कमी महसूस होने नहीं दी। एक किसान आदमी, आप जानते हैं, आप बहुत सारे बच्चे जो अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में सब अच्छे से जानते होंगे कि किसान क्या है और किसान के ऊपर क्या क्या मुश्किलें उसको सामना करना पड़ता है। पर मैं कहूँगी रविंद्र, आपके पेरेंट्स भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद, समस्या के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और बीच में ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ हो गई कि छोटा बेटा भी चला गया, और मतलब बड़े दर्द की बात है कि बड़े बेटे के साथ भी ये घटना हो गई। बट फिर भी ना वो घबराए, ना ही उनका बेटा। संस्कार हमेशा दिखाई देते हैं, जो कि रविंद्र में दिखाई दे। अगर पेरेंट्स मोटिवेशन का सोर्स हैं तो रविंद्र भी मोटिवेशन का सोर्स बने। चलिए फिर रविंद्र से जानते हैं उनके स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में। मैम मैं स्कूल वैसे तो गांव में उतना नहीं हो पाता है, लेकिन पापा ने शायद वो पहले ही देख लिया था कि गांव में नहीं हो पाएगा। जब मैं छोटा था, शायद 5 साल की एज थी, तभी से उन्होंने मुझे इंदौर में शिफ्ट कर दिया। तभी से मेरी पूरी स्कूलिंग जो हुई है वो इंदौर में हुई है। उसके बाद कॉलेज, होलकर कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से बीएससी किया, वो भी इंदौर में ही हुआ है। उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है सभी। तो रविंद्र, जब आप हमसे जुड़े तब तो आप सीजल की प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे पहले भी आप जॉब में थे, तो फिर ये सीजल वाला थॉट कहाँ से आया, ये मैं जानना चाहूँगी। मैम कॉलेज कर लिया था, कॉलेज कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मुझे आगे तैयारी करनी थी। बहरकुआ पे एक क्लास कोचिंग है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से स्टडी किया। उसके बाद ये एग्ज़ाम निकली थी और मैं यहाँ अपीयर हुआ और इसमें फ़ाइनल सिलेक्शन हो गया था। एक्चुअली ये सब इतना जल्दी हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं आगे क्या करूँ या क्या नहीं, क्योंकि उस समय एज भी इतनी छोटी थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन घर वालों को जब बताया कि पापा यहाँ सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी हुआ है पहले आप उसे ज्वाइन करो। मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे काम किया, लेकिन मुझे लगा कि यार अपन वहाँ पहुँचे नहीं है जहाँ अपने को पहुँचना चाहिए। तो मैंने सोचा यार कि कुछ तो तैयारी करें। तो पहले मेरा प्रेफरेंस था कि यार पीएससी देखें क्या, बट फिर मैंने सोचा यार पीएससी हर कोई करता है, पीएससी पीएससी पीएससी। मैंने सोचा नहीं, पीएससी नहीं। तो फिर मेरा माइंड गया कि यार एसएससी की तैयारी करेंगे, अपन सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे। वहाँ से फिर मैं मोटिवेट हुआ कि यार एसएससी ही प्रिपेयर करना है। और जैसे कि ओशन एकेडमी की बात करूं तो अमन सर के बारे में मुझे पता भी था, फ्रेंड सर्कल वहाँ पे क्लास करता भी था अटेंड, और थोड़ा सा मैं भी जानता था सर को, पहले भी मिल चुका था। तो मैंने सोचा यार कि अभी यहाँ जॉब तो चलती रहेगी, लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है, प्रिपरेशन करना है और अच्छी पोस्ट लेनी है, तो एक थोड़ा सा यहाँ जॉब में मुझे हॉल्ट लेना पड़ेगा और फिर मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि लीव ले लेता हूँ यहाँ से। लीव लेने के बाद मैं इंदौर आया। इंदौर 2-3 महीने 4 महीने रुका और सर के साथ मैंने फिर समय बिताया, क्लास अटेंड करी मेरी, और वहाँ से फिर सीजीएल मेरा स्टार्ट हुआ। हाँ, वो तो रविंद्र मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपने जैसी कोचिंग ज्वाइन करी। पर मैं एक बात रविंद्र के बारे में बोलूँगी, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही सिंसियर, बहुत आप बोलेंगे कि एकदम विनम्र स्वभाव से, अभी भी चेहरे से लग रहा होगा वो। तो ऐसा उसने अपना जो पूरा पीरियड रहा ओशन एकेडमी में, उसका हर टाइम क्लास ऑन टाइम। अगर हमारा थोड़ा पैटर्न रहता है कि होमवर्क वाला सीन, टेस्ट वाला सीन, हर मॉक टेस्ट देना है, तो वो हमारे बीच एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की तरह था। और हमें मतलब होता है कुछ स्टूडेंट्स पे क्लास जैसे होती है, क्लास के दौरान हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा हीरा है, और ये उस टाइम हमें हमारी आंखों में लगने ही लगा था कि ये हीरा है और ये बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म सीजीएल में करने वाला है, जो कि उसने किया भी। पर दुर्भाग्य बस छोटा सा है कि उस टाइम तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। जब उसने प्री दिया, एवरीथिंग वाज ओके।
हमें भी उम्मीदें थी, उसे भी उम्मीदें थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑलरेडी जॉब में भी था तो एक मोटिवेशन है। दूसरा, उसकी परफॉर्मेंस जो क्लास में थी उससे हम समझ गए थे कि उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। पर आपको मैं जो पहले बता चुकी हूँ कि प्री दिया, प्री क्वालिफाई भी हुआ बहुत अच्छे मार्क्स से। उस दौरान वो हादसा बड़ा ही दर्दनाक रहा होगा, तो मैं रविंद्र से ही जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ रविंद्र उस दौरान। प्री हो गया था मैम मेरा 2018 का, मेंस भी हो गया था। मेंस देने के बाद क्या हुआ था कि मैं वापस ज्वाइन कर लिया था मेरी पोस्टिंग पे, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। एक दिन मैं घर जा रहा था, मैं बाइक से घर जा रहा था, रास्ते में अचानक से किसी फोर व्हीलर ने टक्कर मार दी मुझे, और वो फोर व्हीलर ऊपर से निकल गया। उसी समय फिर मैंने देखा, हाथ चेक किया कि यार पूरा डैमेज हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं वहीं मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका था कि मेरे साथ ये होने वाला है, और अब आगे की जो लाइफ है वो सिंगल हैंडेड ही मैं रह जाऊंगा। लेकिन वहाँ भी मुझे ध्यान था यार कि मेरा प्री निकला हुआ है, मेंस मैंने क्लियर किया है, आगे मुझे देना है डिस्क्रिप्टिव। तो मेरे माइंड में उस समय भी कहीं ना कहीं ये चल रहा था यार कि आगे मुझे डिस्क्रिप्टिव देना ही देना है, क्योंकि मैम आप एसएससी भी देखिए, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारी उसमें टीयर्स होती है। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका था, तो मुझे लगा था यार कि अब करना तो पड़ेगा कुछ भी हो। लेकिन मुझे अभी एक्सीडेंट हुआ तो ये ध्यान आया कि यार ये बहुत ही कुछ ज़्यादा हो गया है। तो मेरा डर ये था, मुझे हाथ का नहीं था, मुझे ये डर था यार कि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे अपन, ऑपरेशन होगा, टाइम बहुत सारा चले जाएगा, और मुझे वहाँ तक एकदम फ्री होना है कि मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, अटेंड करना है मुझे कैसे भी। तो बस मैं उसके लिए फिर प्रिपेयर था। उस समय मेंटली मैं पहले ही प्रिपेयर हो चुका था कि ये हो चुका है मेरे साथ, एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, और बस मुझे अब आगे बढ़ना है। तो मैं वहाँ से ही लग गया था यार कि अब सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है, मैं इसकी तैयारी करता हूँ। देखिए, हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों से आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे मॉक टेस्ट में थोड़े नंबर कम आ जाते हैं ना, तुम तब भी घबरा जाते हो। सीखो उस बच्चे से कुछ, उसका हाथ चला गया, कब डिस्क्रिप्टिव था, हाथ चला गया। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरा हाथ चला गया, वो ये सोच रहा है कि मैंने जिसके लिए तपस्या की थी, जिस एग्जाम के लिए मैंने तपस्या की थी, मैंने 1.5-2 साल उसका वेट किया था, मेंस तक मैं पहुंचा। अब मेरी उसकी डेट है 29 दिसंबर शायद, डेट थी उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव की, और उसके पास बस वो 1-1.5 महीना है। उस दौरान उसकी ऐसी हालत हो गई कि यहाँ से उसका पूरा हैंड चला गया है, पूरा हैंड। तो उसके बाद भी वो ये नहीं सोच रहा मेरा हैंड चला गया है, वो ये सोच रहा है कि मेरा पेपर है। तो सीखिए, जो आप लोग छोटी छोटी बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, देखो सीखो इस बच्चे से कि जिसके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग हाथ के बिना, मतलब मैं या आप एक सेकंड के लिए इमेजिन नहीं कर सकते कि हाथ ना हो। कैसे इंसान सोच सकता है कि मेरा पेपर है, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, मेरा 1.5 साल का सफर है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो डिमोटिवेशन आता है। रविंदर, थोड़ी देर के लिए भी नहीं लगा या कुछ समय के लिए कि नहीं गिव अप करते हैं, नहीं हो पाएगा? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे अब मुझे क्विट कर देना चाहिए। एक्चुअली ये मैं समझ चुका था कि अब ये मेरे साथ जो हुआ है तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन मुझे ये था कि यार मुझे तो बस आगे बढ़ना है। इसको ठीक है, दुख था, दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम, बट फिर भी मेरा ये था कि यार पेपर है, मुझे सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करना है बस। उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखा कि हाथ गया, एक्सीडेंट हो गया, दर्द हो रहा, दुख रहा है, नहीं, मेरा बस फोकस था कि मुझे क्लियर करना है, उसके बाद और देख लेंगे आगे जो होगा वो। सबसे पहला जो काम है वो ये करना है मुझे। रविंद्र, मैं चाहूंगी आप बस वो एक किस्सा और बताइए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हुआ था तो डेफिनेटली टाइपिंग वाला भी सीन था अपने साथ। तो उस टाइम पे क्या हुआ भाई? टाइपिंग आप समझ सकते हैं, तो उस टाइम पे कैसे, क्या महसूस हुआ होगा, कैसे टैकल किया उस बात को? मैम रिज़ल्ट आ गया था, मुझे पता चल गया था कि सीपीटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, आगे जो प्रोसेस होती है उसके लिए। अब मुझे ये तो जान गया था मैं कि एक हाथ से टाइपिंग जो है वो टाइम लिमिट में कर पाना मुश्किल ही होगा। मैंने इसके लिए सबसे पहले एसएससी को मेल किया कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटा है, तो आप कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दीजिए मुझे, या तो आप मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, या फिर केवल टाइपिंग में आप मुझे एक्सेम्पशन दे दीजिए, जिससे मैं पावर पॉइंट में और उसमें परफॉर्म कर पाऊँगा। लेकिन एसएससी ने भी वो मना कर दिया मुझे, क्योंकि मैम हुआ ये था कि इसके जो फॉर्म हुए थे बहुत पहले अप्लाई करे थे अपन ने, तो उस समय मैं फिज़िकली फिट था, नॉर्मल कैंडिडेट था, लेकिन ये घटना बाद में हुई, तो इस वजह से एक बीच में ऐसा हो गया था, तो इस वजह से एसएससी ने भी फिर मना कर दिया।
भोपाल में जब मैं पहुंचा टाइपिंग करने, तो अब वहाँ भी मुझे ये था कि यार एक ही हाथ है, एक ही हाथ से करना है और जो भी है बस आज ही है और यही करना है। अब मुझे ये था यार कि देखो हो गया तब तो आगे बहुत कुछ है, लेकिन नहीं भी होगा तो ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन अपन करेंगे तो सही, कोशिश ज़रूर करेंगे। अंदर गया, जब हुआ सभी कुछ प्रोसेस वगैरह, टाइपिंग स्टार्ट हुई, मैंने किया मैम, एक ही हाथ से किया जितना हो सकता था, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है मैम, कैपिटल वगैरह लगाना, शिफ्ट यूज़ करना एक ही हाथ से नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी मैंने किया कोशिश, और शायद 2000 की डिप्रेशन का होता है वो, और उसमें मैंने 1800 की डिप्रेशन कर दिया था, मैं बस 200 नहीं कर पाया था, इस वजह से रह गया, नहीं तो शायद सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहीं ना कहीं हो सकता था कि मिल जाती पोस्ट मुझे। तो रविंदर अभी पोस्टिंग में हो, है ना, मंडी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो और अभी भी और उस टाइम पर भी कैसे मैनेज किया होगा? बच्चे, स्टूडेंट्स जो सब देख रहे हैं, मैं सबको इसीलिए ये रूबरू करवा रही हूँ आप लोगों से। आप लोगों की बड़ी समस्या रहती है, टाइम कम पड़ रहा है। ये आप सोचो, उस बच्चे ने कि ऐसी घटना होना उससे पहले जॉब में है, जॉब के साथ टाइम निकाल रहा है और टाइम निकाल कर पढ़ाई भी कर रहा है, कितना मुश्किल होता होगा, समय नहीं है फिर भी परफॉर्म करना और इतना अच्छा परफॉर्म करना। तो रविंदर कैसे मैनेज कैसे किया ये सब? मैम मंडी में क्या होता था, जैसे ऑफिस टाइम अपना 10:30 से 5:30 होता था, बट ये क्या मैम एक फील्ड जॉब भी होता था, तो इसमें कई बार ऐसा होता था कि आपको नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ती थी, कई बार 12 बज जाती, रात में 2 बज जाती, कहीं रोड पे अपन गाड़ी वगैरह चेक करते, तो मतलब समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे। लेकिन मैंने एक अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा था यार कि मॉर्निंग में अपने पास टाइम होता है, अपन वहाँ से कुछ समय निकाल लें। इसके बाद नाइट ड्यूटी कभी कभार होती थी, तो जो शाम का जो इवनिंग टाइम होता नाइट वाला, वहाँ से निकाल लेता था। और जैसे दोपहर में लंच के लिए 1 घंटा हमको मिलता था, तो मैं वहाँ वो भी नहीं छोड़ता था, मैं उसे भी ग्रैब करके रखता था कि ये जो टाइम है ना, इसे में भी अपन कुछ ना कुछ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तो मॉर्निंग का मैंने फिक्स कर लिया था कि यार मॉर्निंग में अपन इंग्लिश और जीएस देंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसा है कि ग्रैब करना, आपको लर्न करना है, और मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, तो उस समय याद करने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो मैंने मॉर्निंग में फ़िक्स कर लिया था कि इंग्लिश और जीएस पढ़ूंगा। इसके बाद मैं रेडी होकर ऑफिस चले जाता था, और जब लंच करने आता था दोपहर में, 1 घंटे का लंच होता था, आके फटाफट खाना खा लेता था, और जो भी मैथ्स वगैरह की जो बुक्स होती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी शीट्स वगैरह होती थी, बस वो सॉल्व करने लग जाता था। वो सॉल्व करता रहता था, जैसे ही टाइम हो जाता है कि यार ऑफिस जाना है, फट्टे से ऑफिस पहुंच जाता था, वहाँ का काम निपटाता था, शाम को घर आता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है मैम कि ऑफिस में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट या कुछ हो जाते हैं कि माइंड आपका एकदम हेक्टिक हो जाता है, मन नहीं करता है कि कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं करें। लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि यार नहीं नहीं पढ़ेंगे, मैं ये सोचता था कि नहीं, पढ़ना है अपने को, अपन ने फिक्स किया है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपन यहीं रह जाएंगे, और अपने को यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ नहीं रुकना है। तो मैं जैसे शाम को भी आता था तो फ्रेश होके, और सबसे पहले मॉक टेस्ट देता था, एक 1 आवर का मॉक टेस्ट दे देता था कंप्लीट, उसको हाथों हाथ थोड़ा एनालाइज भी कर लेता था। उसके बाद मैं मैथ्स उठा लेता था। उसके बाद शाम का जो समय था, मैं मैथ्स और रीजनिंग में कम्प्लीटली देता था, और जो जीएस और इंग्लिश जो अपन ने मॉर्निंग में पढ़ा है, सोने से पहले एक बार उसको जस्ट मैं रिवाइज कर लेता था कि यार अपने को कन्फर्म ही हो जाए। जिंदगी में साथी, साथी किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपके माँ बाप आपके साथी हैं, भाई बहन आपके साथी हैं, दोस्त आपके साथी हैं, अध्यापक आपके साथी हैं। कोई तो रविंद्र ऐसा रहा होगा जीवन में जिसने आपका हाथ होल्ड करके रखा होगा और मोटिवेट, आपको मोटिवेट करके रखा होगा। तो इस मंच पर शायद उनका नाम तो बनता है। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि ऐसे कौन लोग हैं जो बनकर, दीवार बनकर आपके चारों तरफ खड़े थे? मैम इस लिस्ट में तो ऑब्वियसली सबसे पहले नाम आएगा पेरेंट्स का। पेरेंट्स में भी मैं कहना चाहूँगा पापा का, क्योंकि हम तो उस समय समझते भी नहीं थे पढ़ाई क्या होती है, नौकरी क्या होती, खेती क्या होती, लेकिन उन्होंने शायद पहले ही सपने देख रखे थे, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले इंदौर पहुंचा दिया था कि इंदौर ही पढ़ेगा तू। और इंदौर में जैसे सेकंड में बोलना चाहूँगा कि यहाँ जहाँ मैं रहता था, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी, तो सारा बचपना, मतलब पेरेंट्स एक प्रकार से असली पेरेंट्स ये हो गए मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी, उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया और उन्हीं के साथ मैं रहा। उसके बाद टीचर्स भी है, स्कूल टीचर्स है, कॉलेज टीचर्स है, क्लास टीचर्स है, अमन सर है, आप मैम आप भी है, फ्रेंड्स भी है, जैसे अभी भी मैं जिनके साथ आया हूँ, आयुष है, संजय है, शुभम है। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत बार बोलते रहते थे कि तुझ में है पोटेंशियल, तू कर सकता है, तू करता क्यों नहीं है। इनफैक्ट वो अभी भी मुझे कहते हैं कि यार एसएससी वगैरह छोड़, पीएससी या यूपीएससी एक बार तू ट्राई तो कर, होगा क्यों नहीं होगा। तो ये भी है। और फिर एक
एक समय ऐसा भी आया कि मैं भी इनके लिए मोटिवेशन बना, क्योंकि ये इंसिडेंट जब हुआ था ना मैम, तो ये सभी मतलब एक होप खो चुके थे यार कि हम इससे कैसे डील करें, उसे कैसे बताएं, क्या करें। लेकिन मैं उन्हें बोलता था कि अरे भाई कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा हादसा है, हो गया है, कुछ नहीं है, अपन अभी देखो आगे और क्या क्या करना है अपने को। बस तो यहाँ से आगे बढ़ते रहा। फिर बहुत सारा सपोर्ट था, फ्रेंड्स का भी, फैमिलीज़ का भी, दीदी का भी ऑब्वियसली। तो अच्छा रहा मैम यहाँ सबका। जिंदगी तो मुश्किलों का नाम है, और इन मुश्किलों से लड़के जो आगे बढ़ जाए वही इंसान है। तो मैं बस आखिरी में बस रविंदर, आप सबको, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इवन नॉट स्टूडेंट्स, हर कोई, जीवन तो सबका है, सबको लाइफ में हर्डल्स मिलती रहती हैं। आप 40 की एज के हो, आप 50 की एज के हो, आप 20, हर टाइम पे बचपन के बाद ये संघर्ष जारी हो जाता है। उस संघर्ष को डील कैसे करना है, ये हम सबको सीखना होगा। और ये सीखने का कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने बैठा है। मैं ही रविंद्र से बहुत चीजें सीख चुकी हूं कि लाइफ में गिव अप नहीं करना, और आप भी ये सीखिए कि गिव अप ही नहीं करना। तो दो शब्द रविंदर, कि क्या स्टूडेंट्स को, सब लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या सीखें, क्या लाइफ को कैसे डील करना चाहिए, कहाँ से आता है इतना ताकत, कहाँ से आता है? मैम जैसे कि आपने स्टार्ट ही करी थी मेरी लाइन से कि मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। तो एक्चुअली में मैम मैंने इसे ही फॉलो किया। जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो वहाँ भी एक मैंने बड़े से पोस्टर पे ये लाइनें लिख के चिपका दी थी कि अगर मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में कि अगर आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल ही कर पाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। एग्ज़ाम वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है फाइट करना, कंटिन्यू आप करते रहिए, बिल्कुल होगा। कंसिस्टेंसी रखिए, कभी ब्रेक मत करिए। हर्डल्स तो आते रहते लाइफ में, कभी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आती, कभी फ्रेंड्स डिस्टर्ब करते हैं, अदर प्रॉब्लम्स भी कई सारी होती, लेकिन ये तो सभी की लाइफ में है और हमें इन्हें हैंडल भी करना होता है और इन्हीं से आगे भी बढ़ना होता है। ये एक पार्ट है लाइफ का, तो ये बस आगे चलते ही रहना पड़ेगा अपने को। और जैसे अभी एस्पिरेंट्स कई सारे प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि जैसे स्टार्ट करते हैं वो तो स्टार्टिंग में घबराते बहुत हैं, कह रहे यार मेरा तो बैकग्राउंड हिंदी का था, मैथ्स तो मेरा था नहीं, कॉमर्स था, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार प्रैक्टिस आप करिए, और जैसे मॉक्स वगैरह आप देते हैं तो मॉक्स में मार्क्स स्टार्टिंग में नहीं आते। मुझे भी जैसे मैं देता था तो 80 85 ये था स्टार्टिंग, बट मैं सोचता था कि चलो ठीक है मॉक ही तो है, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन वहाँ से फिर आगे करते रहा, प्रिपरेशन करती रही, आगे बढ़ते रहे, तो फिर मॉक्स में अच्छे नंबर आने लग गए कि मैं सेटिस्फाई होने लग गया था। तो मैं सभी मेरे दोस्तों से और यही कहूँगा कि तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, कभी भी बीच में रुकिए मत, बिल्कुल सफलता मिलेगी मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करना, बस अगर आप में एक जज्बा है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरे हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन कॉमन होता है, मैं हर इंसान से ये जानना जरूर चाहती हूँ कि सफ़र अब रुक गया या अभी और चलना है रविंदर? नहीं नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रुकना होता तो शायद मैं मंडी में ही रुक जाता, एसएससी की भी प्रिपरेशन नहीं करता। लेकिन नहीं, मुझे रुकना नहीं है, आगे और कंटिन्यू रखना है। जैसे मैंने मंडी दिया है, इसके बाद व्यापम में भी एक और पोस्ट ली थी, लेकिन वहाँ भी मैंने ज्वाइन नहीं किया यार कि सीजीएल क्वालिफाई करना अपने को। सीजीएल 18 दिया, 18 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो 2019 वाला सीजीएल था उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा मार्क्स ज़्यादा ही कम हो गए, तो मैं वहाँ नहीं कर पाया स्कोर। और अभी टीयर 1 चल ही रहा है 2020 का, तो वो भी मैं भी दे के आया ही हूँ प्री का। तो आगे और मैं कंटिन्यू रखना ही चाहूँगा, एसएससी क्लियर करूँगा। एसएससी के बाद मैं चाहूँगा कि कोई इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट लेना चाहता हूँ मैं, 4200-4600 ग्रेड पे की। उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि मैं रुकूंगा। मेरी फिर इच्छा है कि यार एक बार एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी क्यों ना ट्राई की जाए, जब तक अपन एलिजिबल है, एज है, क्वालिफाइड है, तब तक तो मैं चाहूँगा कि आगे और मैं कंटिन्यू रखूँ। अभी सर, अमन सर यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मन में भी बड़ी इच्छा है कि वो इस रविंद्र के बारे में, इस बच्चे के बारे में 2 शब्द कहें। तो सर प्लीज़, क्यों नहीं। आप देख रहे हैं, एक सामान्य से परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, किसान परिवार, बड़े संघर्षों के साथ, बड़े लाड प्यार के साथ माँ बाप उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद एक ऐसा हादसा जो माँ बाप के लिए भी बहुत ही दर्दनाक था, इसने अपने छोटे भाई को और इसके माँ बाप ने अपने बेटे को खोया।
ये एक ऐसा पल होता है जिसमें इंसान अपना सब कुछ छोड़ देता है, बहुत बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर रूप से ये समझा कि माँ बाप की आस अब इसी को बनना है। इसने निरंतर अपना काम किया, निरंतर प्रयास किया और अपने अथक प्रयास से सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट में एक नौकरी ली। उसके बाद फिर भी इस बच्चे ने ये नहीं सोचा कि अब मैं रुक जाता हूँ, और इसने उसके बाद CGL में अपने आप को उतारा और ये बच्चा हमसे जुड़ा। इसने बहुत मेहनत की, जैसा कि इंटरव्यू के दौरान मैम ने बताया कि बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट था। लेकिन उसके बाद भी एक और हादसा इसके जीवन में होने वाला था। शायद भगवान भी कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूर हो जाता है, और ऐसे लोग जो बहुत ही शिद्दत से उसमें आस्था रखते हैं, बहुत ही प्रेम उसके प्रति रखते हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो कभी कभी भगवान से भी शिकायत करने का मन होता है कि ऐसे बच्चे के साथ एक और ऐसा हादसा हो गया कि हाथ खोना अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। जब आपको पता चला कि पिछली रात आपके दोनों हाथ थे और आपको पता चला अगली शाम को आपका एक हाथ नहीं है, लेकिन उस वक्त भी ऐसा बच्चा जिसने मोटिवेशन अपने अंदर जगाए रखा। आप लोग कहते हैं सर मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेशन दीजिए। अरे भाई, इससे बड़ी प्रेरणा क्या होगी, इससे बड़ी आपके लिए एक एग्जाम्पल क्या होगा। मुझे लगता है अपने आप में ये इंटरव्यू बहुत ही बड़ी बातें आपको समझा सकता है। आप अपने माँ बाप के प्रति क्या भाव रख सकते हैं। ये बच्चा मुझसे उस हादसे के मतलब वो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था, उसके हाथ में पट्टियां थी जब वो मुझसे मिलने आया, और मैं शॉक्ड रह गया उसके साथ इस हादसे को सुन के। और जब मैंने देखा कि इसके चेहरे पर शिकस्त ही नहीं है, मैंने पूछा इससे कि बेटा, तो उसने कहा सर ऑल ओके सर, सब ठीक है सर, कर लेंगे। ये है डेडिकेशन, ये है समर्पण का भाव अपने लक्ष्य के प्रति। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखिए, इस रविंदर नाम के बच्चे को अपनी जिंदगी में अपना आइडियल सेट कीजिए और समझिए कि आपके माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन आपको करना है, उसके लिए आपको कितना मजबूत मेंटली होना चाहिए। और ये बच्चा अभी भी 2020 का CGL देकर आ रहा है। उसका लक्ष्य है कि सर मुझे SSC की टॉप मोस्ट पोस्ट में जाना है, मुझे सर अपनी लाइफ में और बेहतर करना है। इससे ज्यादा जुनून मुझे नहीं लगता किसी में हो सकता है। और रविंदर को मैं स्पेशली, हम हर साल एक बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन ओशियन गुरुकुल्स का, ओशियन एकेडमी इंदौर का करते हैं। मैं स्पेशली निमंत्रण रविंदर को यहीं से मैं दे रहा हूं कि उस फंक्शन में आए, हम इसको बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित करेंगे। और सैकड़ों बच्चों के लिए मोटिवेशन इस जैसे बच्चों को मैं दिल की गहराइयों से सलूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ऐसे बच्चे हमारे संस्था की तो शान है ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संस्था ने जो इसके जीवन में रोल निभाया शायद वो बहुत कम था। इसने अपने जीवन को जैसा बनाया उसमें इसका रोल बहुत बड़ा है। सारा क्रेडिट इसकी सफलता का इसको, इसके माँ बाप को, इसके दोस्तों को, और हल्का फुल्का जो भी हम सहयोग कर पाए, हम अपने आप को इस लायक समझते हैं कि हम इसके लिए कुछ कर पाए। तो इसमें भगवान का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा होगा। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपको रविंदर की कहानी पसंद आई है तो इस इंटरव्यू को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, लव यू, टेक केयर। हमारे एनुअल फंक्शन में आप भी जरूर आइएगा और रविंदर वहां पर आपके लिए जरूर आएगा। थैंक यू। ओके रविंदर, टेक केयर बेटा।